चंद्रपुर राज्य में पीताम्बर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। कथा सुनाकर, धार्मिक कार्य कराकर उसे जो भी धन मिलता उससे जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कल्याणी, 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, कल्याणी, बेटी सुकन्या का विवाह सिर पर आ गया है। घर में एक पैसा भी नहीं है। समझ में नहीं आता ऐसी हालत में बेटी का ब्याह कैसे करूंगा। बेटी अमीर की हो या गरीब की, सबकी ही ब्याही जाती है जी। तुम फिक्र ना करो, हमारे महाराज निर्मल सेन बड़े ही दयालु हैं। विद्वानों का वे बड़ा ही आदर करते हैं। आप उनके पास जाकर सहायता क्यों नहीं मांगते। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं इस तरह से भीख मांगने नहीं जाऊंगा। इसे आप भीख मांगना क्यों कहते हो जी। राजा का काम है देना और ब्राह्मण का काम है लेना। आप एक अच्छे काम के लिए मांगेंगे, इसमें संकोच की क्या बात है। ठीक है कल्याणी, तुम कहती हो तो मैं महाराज के पास जाऊंगा, परंतु महाराज की विचित्र आदत के बारे में तुम जानती ही हो। वे उसी की सहायता करते हैं जो उनके द्वारा ली गई बुद्धिमानी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। ये तो सारा राज्य जानता है जी। महाराज मेरी भी परीक्षा लेंगे। यदि मैं असफल रहा तो मेरी बड़ी ही बेइज्जती हो जाएगी। आप हार के विषय में क्यों सोचते हो जी। माँ सरस्वती से अपनी जीत की कामना करें और वहां पर जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल होकर ही लौटेंगे। और मेरी मानिए, अपने दोनों पुत्रों को भी साथ में ले जाइए, वे आपकी सहायता करेंगे। पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण राजा के पास जाने के लिए राजी हो गया। वह अपने दोनों पुत्रों के साथ राजमहल की तरफ चल गया। वह मन में सोच रहा था, आज तक मैंने किसी से 1 पैसे की सहायता नहीं मांगी। आज मुझे किसी से मांगते हुए बड़ा ही विचित्र लग रहा है। जल्दी ही वह राजमहल में पहुंच गए। प्रहरी ने जाकर राजा को संदेश दिया, महाराज, राजमहल के द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण अपने 2 पुत्रों के साथ खड़ा है। वह आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, ऐसी बात है तो जाओ उस ब्राह्मण को भेज दो। ब्राह्मण अपने दोनों बेटों के साथ राजा के सामने उपस्थित हुआ और बोला, प्रणाम महाराज। आइए ब्राह्मण देवता, पधारिए। आज्ञा दीजिए ब्राह्मण देवता। महाराज, मेरी पुत्री के विवाह की तिथि नजदीक आ गई है। घर में दरिद्रता का वास है, इसीलिए आपके पास सहायता मांगने आया हूँ महाराज। सहायता के लिए मैं तैयार हूँ, पर इसके लिए आपको बुद्धि की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके लिए मैं और मेरे पुत्र तैयार हैं महाराज। ठीक है, तुम बड़े हो, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारी ही परीक्षा लेता हूँ ब्राह्मण देवता। मैं तुम्हें अधूरी कहानी सुनाऊंगा जिसे तुमको सही ढंग से पूरा करना होगा। आप कहानी सुनाइए महाराज। तो सुनो ब्राह्मण देवता। एक राजा था। एक दिन वह रात को अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ था। तभी उसने अपने सेवक को बुलाया और कहा, कुछ देर पहले दक्षिण दिशा में एक पक्षी बोला था, पता लगाओ वह कौन सा पक्षी था। जो आज्ञा महाराज। सेवक महल से बाहर आया और दक्षिण दिशा की ओर चला गया। वह मन ही मन में सोच रहा था, महाराज भी बड़े ही अजीब हैं। इतनी रात को मैं कैसे पता लगाऊं कि उन्होंने कौन से पक्षी की आवाज सुनी थी। तभी सेवक को किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। वह ये आवाज सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वह झाड़ियों के समीप पहुंचा जहां से वो आवाज आ रही थी। तभी उसने देखा कि एक निहत्थे व्यक्ति को 3-4 आदमी मार रहे थे और वह स्त्री वहां पर खड़ी हुई रो रही थी। सैनिक सोचने लगा, ये लोग इस आदमी को क्यों मार रहे हैं। सैनिक ने उस आदमी को बचाने के लिए बाकी तीनों लोगों को ललकार कर कहा, ठहरो दुष्टों, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। सैनिक उन बाकी 3 लोगों से भिड़ गया और उनके एक साथी को मार डाला। अपने साथी की ये हालत देखकर बाकी लोग भाग खड़े हुए। तब उस औरत ने बताया, भैया हम परदेसी हैं, कहीं ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तभी इन लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। अगर तुम ना आते तो ये लोग हमें मार ही डालते। चिंता मत करो बहन, ईश्वर जो भी करता है ठीक ही करता है। मैं किसी और काम से निकला था। खैर आओ, तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता हूँ। फिर सैनिक
उन दोनों को एक धर्मशाला में ले गया और वहां उनके रहने का उचित प्रबंध कर दिया। जब वो सैनिक वापस महल में पहुंचा तो राजा ने पूछा, कुछ पता लगा कौन सा पक्षी था वो? नहीं महाराज, क्षमा कीजिए, महल से निकलते ही मुझे एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद सैनिक ने सारी बात राजा को बता दी। सारी बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने कहा, तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वह पूरा करके नहीं आए और दूसरे काम में लग गए, इसीलिए मैं तुम्हें कारागार में डलवा दूंगा। राजा के आदेश पर सैनिक को कारागार में डाल दिया गया। उससे अगली रात को राजा को फिर से उसी पक्षी की आवाज सुनाई दी। आज राजा स्वयं उस पक्षी की खोज में निकल पड़ा। वह उस दिशा में अभी कुछ ही दूर गया था कि तभी उसे झाड़ियों में कुछ लोग दिखाई दिए। राजा ने सोचा, उस झाड़ी के पीछे कुछ लोगों का गिरोह प्रतीत हो रहा है। वह कुछ नजदीक और गया और उन लोगों की बातें सुनने लगा। वहां पर दो आदमी मौजूद थे। उनमें से एक ने कहा, जैसा भी हो भाई, हमें महल के गुप्त ठिकानों का पता लगाना है ताकि विजयनगर के राजा को बताकर उनसे उचित इनाम प्राप्त कर सकें। दूसरे ने कहा, हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम दोनों मिलकर इस काम को अंजाम दे देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर राजा को ये समझते हुए देर ना लगी कि वे दोनों शत्रु देश विजयनगर के जासूस थे। राजा ने सोचा, ये तो शत्रु देश विजयनगर के जासूस हैं और हमारे महल में घुसने की योजना बना रहे हैं। इन्हें सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। ये सोचकर राजा अपनी तलवार लेकर उन दोनों पर टूट पड़ा और उन दोनों का वध कर दिया। इसके बाद राजा अपने महल में गया और उसने उसी वक्त अपने सेवक को कारागार से बाहर निकाला और कहा, हम तुम्हें मुक्त करते हैं सेवक। इतनी कहानी कहकर राजा निर्मल सेन कुछ क्षण के लिए चुप हुए और बोले, ब्राह्मण देवता, जब राजा सेवक को एक बार दंड दे चुका था, फिर उसने उसे मुक्त क्यों किया, बता सकते हो? अभी बताता हूं महाराज, तो अब आप मेरी बात सुनिए। राजा ने सेवक को मुक्त करते हुए उससे ये कहा था, सैनिक, तुम निर्दोष हो। उस पक्षी का पता लगाने हम स्वयं भी गए थे। शत्रु देश के गुप्तचरों का भांडाफोड़ तो कर सके, मगर हम परिंदे की जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। समय और परिस्थितियों को देखकर चलना पड़ता है। वही तुमने भी किया, इसीलिए तुम निर्दोष हो। अब राजा निर्मल सेन ने ब्राह्मण के बेटे विजित से कहा, बेटा, अब मैं तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? हाँ महाराज। तो सुनो, खेड़ा गांव का मुखिया हरसुख बहुत ही बुद्धिमान था। वह रोज गांव वालों से नए और अनोखे प्रश्न पूछा करता था। उसी गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम बिरजू था, वो उसके हर प्रश्न का बड़ी ही सूझबूझ से उत्तर देता था। एक दिन मुखिया ने बिरजू से पूछा, क्या कोई ऐसे दो व्यक्तियों को ला सकता है जिनमें से एक ने कभी सच ना बोला हो और दूसरे ने झूठ? बिरजू ने कहा, मैं ऐसे आदमियों को ला सकता हूँ मुखिया जी। अगले दिन बिरजू मुखिया के सामने उपस्थित हुआ। मुखिया ने कहा, बिरजू, क्या तुम उन लोगों को ले आए? जी मुखिया जी। लेकिन तुम्हारे साथ तो एक ही आदमी है, दूसरा कहाँ पर है? क्षमा कीजिए मुखिया जी, आपके प्रश्न के मुताबिक दोनों व्यक्तियों के गुण इस आदमी में ही मौजूद हैं। कहीं तुम बोरा तो नहीं गए बिरजू? इतनी कहानी कहकर राजा निर्मल सेन ने कहा, युवक, क्या तुम बता सकते हो कि बिरजू अपनी बात पर क्यों अड़ा हुआ था? महाराज, बिरजू ने मुखिया से सही कहा था। उसने मुखिया को बताया था, मुखिया जी, इस आदमी ने आज तक ना तो झूठ बोला है और ना ही सच बोला है, क्योंकि ये जन्म से ही गूंगा है। वाह बिरजू, तुम्हारे जवाब से मैं बहुत ही खुश हुआ। तब राजा निर्मल सेन ने कहा, युवक, जिस बुद्धिमानी से तुमने कहानी पूरी की है उससे हम बहुत ही खुश हुए हैं। हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अब राजा निर्मल सेन ने दूसरे पुत्र से पूछा, युवक, तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? जी महाराज। तो सुनो, मैं तुम्हें उस समय की कथा सुनाता हूँ जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। मानव नए नए आविष्कारों से
अपनी सुख समृद्धि में वृद्धि करता चला आ रहा था। उस काल में एक जुलाहा रहता था जिसका नाम था बीरम। बीरम के 2 पुत्र थे, सूरज और चंद्र। उसकी पत्नी का निधन हो चुका था, इसीलिए पुत्रों की देखभाल उसे ही करनी पड़ती थी। उसके पुत्र बड़े ही नटखट थे। धीरे धीरे समय बीता और दोनों पुत्र बड़े हो गए। बीरम अक्सर ये बात सोचा करता था कि काश इस घर को संभालने के लिए कोई स्त्री होती तो कितना अच्छा होता। वह घर को पूरा साज संवार कर रखती। मैं कितना अभागा हूँ। अब उसके दोनों लड़के युवा हो चुके थे, तो एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, बीरम भाई, सुना है तुम्हारे विवाह योग्य 2 पुत्र हैं। आपने ठीक सुना है शंकर भाई, ये मेरे दोनों पुत्र सूरज और चंद्र हैं। बीरम भाई, फुलवा और चमेली नाम की मेरी विवाह योग्य 2 पुत्रियां हैं। उनका रिश्ता स्वीकार कर लो। नेकी और पूछ पूछ, मुझे रिश्ता स्वीकार है। इस तरह से बीरम के दोनों बेटों की शादी हो गई। दोनों नई बहुएं आई और उन्होंने अस्त व्यस्त पड़े हुए घर को पूरा साज संवार दिया। बीरम सोचता था, मैं यही तो चाहता था कि मेरे घर को कोई साज संवार दे और उसे रहने लायक बनाए। आज मेरे मन की साध पूरी हो गई। इस प्रकार खुशियों से भरा हुआ 1 वर्ष बीत गया और दोनों पुत्र वधुओं ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, हमें अपने माता पिता से मिले हुए पूरा 1 वर्ष बीत गया है। हम 1 महीने के लिए उनके पास जाना चाहती हैं। नहीं बहुओं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे आने से ये घर बस गया है। तुम चली जाओगी तो ये फिर से उजड़ जाएगा। ये सुनकर दोनों बहुएं अवाक रह गईं। कुछ दिन बीते तो दोनों बहुएं आपस में फिर से एक बार सलाह करने लगी। एक ने दूसरी से कहा, फुलवा बहन, हमें ससुर जी से पुनः माता पिता के पास जाने के लिए आज्ञा मांगनी चाहिए। दूसरी ने कहा, कुछ दिन पहले हमने इजाजत मांगी तो थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था। उनका ससुर उन दोनों की ये बातें सुन रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, मुझे दोनों बहुओं को जाने से रोकना चाहिए। मैं उन्हें कुछ अद्भुत और असंभव उपहार लाने को कहूँगा, वे नहीं ला सकेंगी और फिर वे अपने माता पिता के पास नहीं जा पाएंगी। उसने दोनों बहुओं को बुलाया और बोला, तुम दोनों अपने मायके जा सकती हो। क्या सच पिताजी? हाँ, परंतु मेरी एक शर्त है और वो ये है, फुलवा बहू, तुम्हें अपने मायके से कागज में आग और चमेली बहू, तुम्हें कागज में हवा लानी होगी। अच्छा पिताजी। मायके जाने की खुशी के कारण दोनों बहुओं ने उपहारों की विचित्रता और मुश्किल पर ध्यान ही ना दिया। एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम दोनों ये उपहार ना लाई तो इस घर की ओर कभी रुख ना करना। जी पिताजी। दोनों बहुएं उसी दिन मायके चली गई और बीरम एक बार फिर से उदास रहने लगा। वह सोचता था, क्या बहुएं ये विचित्र उपहार ला सकेंगी? यदि ना ला सकी तो वे घर में नहीं आएंगी और ये घर पुनः एक बार उजाड़ हो जाएगा। दोनों बहुएं मायके में पहुंची, जहां पर उनका बहुत स्वागत किया गया। मायके में 1 महीना कब बीत गया पता ही ना चला। तब एक बहू ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम ससुर जी से 1 महीने की अनुमति लेकर आई थी। अब हमारे वापस लौटने का समय हो गया है, परंतु एक समस्या है। मुझे तो ससुराल में कागज में आग लेकर जानी है। माँ, ये क्या कह रही है तू? भला कोई कागज में आग ले जा सकता है? कागज जल नहीं जाएगा। तभी दूसरी बहू ने कहा, माँ, मुझे तो कागज में हवा लेकर जानी है। ये क्या अंट संट बक रही हो तुम दोनों? हम ठीक कह रही हैं माँ, ये उपहार लेकर ही हम ससुराल में प्रवेश कर सकती हैं, अन्यथा नहीं। ओह, ऐसी बात है। उस समय तो हमने उपहारों की विचित्रता पर ध्यान ही नहीं दिया, पर अब महसूस हो रहा है कि बिना सोचे समझे हमें ससुर जी को हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। तुम दोनों ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। ऐसे कागज भला कहाँ मिलेंगे? कुछ भी करो माँ, पर हमारी समस्या का हल करो। माँ ने कुछ सोचा और फिर कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें मतई प्रधान के पास लेकर चलती हूँ। वे बड़ा ही बुद्धिमान आदमी है, अवश्य ही हमारी समस्या का हल वो निकाल देगा। वे सभी मतई प्रधान के पास पहुँचे। प्रधान जी,
तुम बस्ती के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, मेरी बेटियों की समस्या तुम ही हल कर सकते हो। फिर दोनों बहुओं ने अपनी पूरी समस्या मतई प्रधान को बता दी। प्रधान ने ये सुनकर कहा, चिंता मत करो मेरी बेटियों, ऐसा कौन सा काम है जो इंसान चाहे और ना कर सके, तो जल्दी से समस्याओं का हल कर दीजिए प्रधान जी, हम पर आपका ये बहुत ही उपकार होगा। तब महाराज निर्मल सेन ने कहानी को आगे कहते हुए पूछा, युवक, क्या तुम बता सकते हो कि मतई प्रधान ने समस्या का समाधान कैसे किया होगा? उसने कुछ देर के लिए सोचा और फिर बोला, मतई प्रधान वाकई बड़ा विद्वान था महाराज। अजीत ने आगे कहा, तो सुनिए महाराज। मतई प्रधान अपने घर के अंदर गया और कुछ ही देर में अपने हाथ में एक वस्तु लेकर आया जो कागज की बनी हुई थी और बोला, लो चमेली, इस कागज के डुलाने से हवा आएगी। इस प्रकार से कागज में तुम अपने ससुर के लिए हवा ले जा सकती हो। चमेली ने उसे डुलाकर देखा और सोचने लगी, सचमुच इस कागज में तो बड़ी ही ठंडी हवा भरी हुई है। अभी तुम लोग यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी दूसरी समस्या का भी हल बना कर लाता हूँ। मतई प्रधान फिर से अपने घर के अंदर गया और अपने काम में जुट गया। जल्दी ही वो फिर से वापस आया और बोला, लो बेटी, कागज के इस कंदील में तुम आग ले जा सकती हो। सचमुच आप बड़े ही बुद्धिमान हैं, आपने हमारी समस्या चुटकियों में हल कर दी। दोनों बहनें कागज का बना हुआ पंखा और कागज का बना हुआ कंदील लेकर अपने ससुराल में आ पहुंची। आते ही ससुर ने पूछा, क्या तुम दोनों मेरे उपहार लेकर आई हो? हाँ पिताजी। पिताजी, ये कागज का कंदील है, दिन के समय हम द्वार पर लटका देंगे जिससे घर की शोभा बढ़ेगी और रात को इसमें दीपक जलाने से यह प्रकाश फैलाएगी। ओह, बहुत ही सुंदर है, लेकिन बहू, इस घर में तुम्हारी मुस्कान से ही प्रकाश होता है। तब चमेली ने कागज का पंखा दिया और कहा, पिताजी, इसे आप अपने चेहरे के पास डुला कर देखो। बीरम ने ऐसा ही किया। ओह, इससे तो बहुत अच्छी हवा आ रही है बहू। बहू, ये पंखा केवल हमारे परिवार को ही सुख नहीं देगा, बल्कि दुनिया भर में प्रचलित होकर लोगों को सुख देगा। बेटियों, तुम बहुत ही मूल्यवान उपहार लाई हो, पर तुम दोनों इन उपहारों से भी ज्यादा मूल्यवान हो। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ और जब चाहो तुम अपने मायके जा सकती हो। अच्छा पिताजी। इतनी कहानी कहकर अजीत चुप हो गया। तब महाराज ने कहा, वाह युवक, तुमने बड़े ही उत्तम ढंग से अपनी कहानी पूरी की है। तुम भी हमारी कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरे हो। धन्यवाद महाराज। ब्राह्मण देवता, तुम और तुम्हारे पुत्र दोनों ही अत्यंत बुद्धिमान हैं। तुम्हारी बेटी का विवाह खूब धूमधाम से किया जाएगा, परंतु मेरी एक शर्त है। क्या अभी भी कोई शर्त बाकी है महाराज? हाँ ब्राह्मण देवता, मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह तुम्हारे बेटों के साथ करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? ये सब हमारे सोचने की बात है ब्राह्मण देवता, तुम इसकी चिंता ना करो। जब रानी को इस निर्णय के बारे में पता लगा तो उसने महाराज से कहा, ये आपने क्या किया? राज्य के साधारण युवकों के साथ राजकुमारियों का विवाह निश्चित कर दिया। महारानी, अजीत और विजीत निर्धन परिवार से हैं, परंतु वे साधारण नहीं हैं, वे बहुमूल्य नगीने हैं। बुद्धिमानी में उनका कोई सानी नहीं है। वे निश्चय ही हमारी बेटियों के पति बनने के योग्य हैं। इसके बाद राजा निर्मल सेन ने पीताम्बर की बेटी सुकन्या का विवाह बड़ी ही धूमधाम से राजमहल में ही करवाया और फिर अपनी बेटियों का विवाह ब्राह्मण के दोनों बेटों अजीत और विजीत से करवा दिया। सोनपुर नाम के गांव में हीरालाल नाम का एक आदमी रहता था। हीरालाल खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करता। हीरालाल के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। खेती बाड़ी से उसकी अच्छी फसल हो जाती और परिवार का गुजारा बड़ा ही अच्छा हो रहा था। परंतु एक साल ऐसा आया कि ओलावृष्टि होने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई और वह धन के अभाव से जूझने लगा था।
अगले साल खेती करने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी, किंतु उसके पास कोई इंतजाम नहीं था। उसका पूरा परिवार इसी चिंता में मगन रहता था। एक दिन की बात है, हीरा लाल का मन अपने घर में नहीं लग रहा था। वह इसी सोच विचार में डूबा था कि पैसे का इंतजाम कैसे होगा। इसीलिए दोपहर के वक्त वह गांव से बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे चिंतित मुद्रा में बैठा हुआ था। वह अपने सोच विचार में इतना मगन था कि तभी उसी गांव के एक सेठ उधर से गुजरे। वे थे सेठ पन्नालाल। सेठ पन्नालाल एक बड़े ही धनी व्यापारी थे। धनी होने के साथ साथ वह बहुत ही परोपकारी और दूसरों की सहायता करने वाले थे। पूरे गांव में उनकी छवि एक नेक और नरमदिल इंसान के रूप में थी। जब सेठ ने हीरा लाल को उदास बैठा देखा तो पूछ लिया, क्यों भाई हीरा लाल, कुछ परेशान मालूम होते हो, क्या बात है? सेठ की सहानुभूति भरी वाणी सुनकर हीरा लाल की आंखों से आंसू निकल आए और वो बोला, क्या बताऊं सेठ जी, पिछले साल फसल खराब हो गई थी। अब इस साल खेती करने के लिए पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अगर खेत नहीं बोए तो मेरे परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। बस इसी बात की चिंता में मैं बैठा हुआ हूँ कि खेती लायक पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ, किसके आगे हाथ फैलाऊं। ये सब बातें सुनकर सेठ को हीरा लाल पर दया आ गई। सेठ जी ने पूछा, कितने पैसों से तुम्हारा काम चल जाएगा? हीरा लाल बोला, बस 1000 रुपए मिल जाते तो मेरा काम हो जाता। सेठ ने जेब से 1000 रुपए निकाले और हीरा लाल के हाथ में देते हुए बोले, ये लो 1000 रुपए और अपने खेत समय पर बो। 3-4 महीने में जब फसल आ जाएगी तब मेरा रुपया वापस कर देना। हीरा लाल रुपए हाथ में लेते हुए हाथ जोड़कर बोला, आपकी बड़ी ही मेहरबानी सेठ जी, मैं फसल आते ही सबसे पहले आपके रुपए ब्याज सहित चुका दूंगा। आप कहें तो कल ही आपकी दुकान पर इन रुपयों की लिखा पढ़ी के लिए हाजिर हो जाऊंगा। सेठ सचमुच ही एक बड़ा ही दयावान और भला आदमी था। वो बोला, तुम कौन सा साल 2 साल के लिए रुपए ले रहे हो? 3-4 महीने में फसल आ जाएगी तब चुका ही दोगे। अब इसके लिए क्या लिखा पढ़ी करना? वैसे भी मैं अभी शहर जा रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद लौटूंगा। लिखा पढ़ी करनी भी होगी तो अब मेरे लौटने के बाद ही हो पाएगी। इसीलिए तुम लिखा पढ़ी की चिंता मत करो और अपना काम चलाओ। इतना कहकर सेठ अपने रास्ते पर चला गया और हीरा लाल रुपए लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चला आया। पैसे मिलने पर हीरा लाल ने खेती का सामान इकट्ठा किया, बीज बोए और खूब मेहनत से अपनी खेती का काम किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उस साल हीरा लाल की फसल बहुत ही अच्छी हुई। उसके पास खूब पैसा आया, किंतु वह अपना कर्ज चुकाने के लिए सेठ के पास नहीं पहुंचा। उसकी नीयत में बेईमानी आ गई थी। सेठ भी काफी दिन तक उसके आने का इंतजार करते रहे, परंतु जब वह पैसे वापस करने नहीं आया तो आखिरकार सेठ एक दिन उसके घर अपने रुपए मांगने के लिए पहुंच गए। सेठ ने कहा, क्यों भाई हीरा लाल, कितने दिन हो चुके हैं परंतु तुम मेरा 1000 रुपया वापस देने के लिए नहीं आए। सेठ के रुपए मांगने पर हीरा लाल बिगड़ गया और बोला, कैसी बातें करते हो सेठ जी, मैंने आपसे रुपए कब लिए? आप खामखा ही मेरे ऊपर कर्ज थोपने आ गए हो। सेठ ने कहा, हीरा लाल, ऐसी बेईमानी की बातें मत करो, मुझसे नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो। परंतु हीरा लाल ने उसकी एक न सुनी। सेठ समझ गया कि हीरा लाल की नीयत में खोट आ गई है, वह सीधे सीधे रुपए ना देगा। इसीलिए सेठ न्याय के लिए गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया ने हीरा लाल और सेठ दोनों को पंचायत में बुलाया। मुखिया ने हीरा लाल से कहा, क्यों भाई, सेठ जी के रुपए क्यों नहीं दे रहे हो? हीरा लाल ढिठाई से बोला, कौन से रुपए? मैंने इनसे कोई कर्जा लिया ही नहीं। अगर इनके पास कोई गवाह है, सबूत है या कोई लिखा पढ़ी की है तो ये सबके सामने दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा। सेठ बोले, गवाह सबूत या लिखा पढ़ी इसीलिए नहीं है
क्योंकि मैंने इन्हें जहां पर रुपए दिए थे वहां मेरी दुकान नहीं बल्कि जंगल था। मैं रास्ते से शहर जा रहा था और ये बहुत ही दुखी बैठे हुए थे, इसीलिए मैंने दयावश इन्हें तुरंत रुपए दे दिए। इन्होंने फसल आने पर लौटाने का वादा किया था, परंतु ये लौटाने नहीं आए। ये सुनकर हीरालाल बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से बोला, वाह, ये भी खूब रही। जंगल में भी कोई रुपए बांटता है क्या? जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाओ सेठ जी। गांव का मुखिया एक अक्लमंद आदमी था। वह सेठ को अच्छी तरह जानता था कि सेठ कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरा गांव सेठ जी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि वह एक नेक दिल और ईमानदार इंसान है। इसीलिए मुखिया ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक युक्ति सोची। वह सेठ से बोला, सेठ जी, यदि आपको अपने रुपए वापस चाहिए तो कोई गवाह या सबूत तो लाना ही होगा। शांति से सोचकर बताइए कि जब आपने रुपए दिए थे तब वहां पर कोई था या नहीं। सेठ मायूस होकर बोला, मेरे और हीरालाल के अलावा वहां पर कोई और मौजूद नहीं था। ये रास्ते के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मैंने वहीं इनको रुपए दिए थे। ये सुनकर मुखिया तुरंत बोला, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे? इसका मतलब तुम्हारे और हीरालाल के अलावा बरगद का पेड़ भी वहां पर मौजूद था। इस मामले में हम बरगद से गवाही ले सकते हैं। सेठ जी, आप फौरन जाइए और बरगद के पेड़ को यहाँ गवाही के लिए बुला कर लाइए। मुखिया की बात सुनकर सेठ का चेहरा उतर गया। भला बरगद गवाही देने के लिए कैसे आएगा? अन्य मौजूद लोग भी मुखिया की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। वहीं हीरालाल का चेहरा खिल उठा। सेठ अब तक पशोपेश में पड़ा हुआ वहीं खड़ा था। उसे खड़े देखकर मुखिया ने कड़क कर कहा, सेठ जी, आप अभी तक गए नहीं, जल्दी से बरगद के पास जाइए और उससे कहिए कि मैंने उसे गवाही के लिए पंचायत में बुलाया है। सेठ बेचारा बुझे मन से बरगद के पेड़ को बुलाने के लिए जंगल की ओर चल दिया। हीरालाल मन ही मन में प्रसन्न हो रहा था कि अब तो सेठ को रुपए देने ही नहीं पड़ेंगे। फैसला उसी के पक्ष में आएगा, क्योंकि बरगद तो गवाही देने के लिए आने से रहा। सेठ जी को गए हुए जब काफी देर हो गई तो मुखिया ने हीरालाल से कहा, क्यों भाई हीरालाल, क्या लगता है सेठ उस बरगद के पेड़ तक अभी पहुंच गया होगा या नहीं? हीरालाल तुरंत बोला, अभी कहां से पहुंच गया होगा, यहां से उस पेड़ की 2 कोस से कम दूरी ना होगी। मुखिया ने अपनी बगल में रखा हुआ डंडा उठाया और 4 डंडे हीरालाल की पीठ पर जड़ते हुए बोला, तुझे ये तो याद है कि वो पेड़ 2 कोस की दूरी पर है, पर ये याद नहीं कि उस पेड़ के नीचे सेठ ने तुझे पैसे दिए थे। तेरा झूठ पकड़ा गया है। पहले तो तू मान ही नहीं रहा था कि सेठ ने तुझे पैसे दिए, फिर तुझे ये कैसे पता कि वो पेड़ यहाँ से 2 कोस की दूरी पर है? ये सुनते ही हीरालाल समझ गया कि उसकी बेईमानी पकड़ी गई है। वह तुरंत ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। सारी पंचायत मुखिया की बुद्धिमानी पर चकित रह गई। उसने कितनी सफाई से हीरालाल से सच उगलवा लिया था। दूसरी तरफ हीरालाल शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। उसने चुपचाप 1000 रुपए ब्याज सहित निकालकर पंचायत के सामने रख दिए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुखिया ने सेठ के रुपए उसके घर भिजवा दिए और हीरालाल को आगे से किसी के साथ बेईमानी ना करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस तरह से एक बुद्धिमान मुखिया ने ईमानदार सेठ को न्याय दिलवा दिया।